Greetings students, welcome back to class. Students, in this lecture we will discuss about French Revolution. In the introductory part we discuss the topics which we have to cover in the chapter French Revolution. Students, जो very first page है आपकी book का, we can say the page number 3rd. There is mention the incident, यानी उसके अंदर एक स्टोरी दे रखी है कि किस तरीके से इंसिडेंट जो है वहाँ हुआ है. यानी 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की जो मॉर्निंग थी उसमें एक प्रकार से हम वहाँ बोल सकते हैं द सिचुएशन ऑफ टेरर वर देयर. ऐसा क्यों था? क्योंकि रूमर फैल गया था, एक अफवाह फैल गई थी कि जो राजा है उसने ऑर्डर दे दिया है जो वहाँ के सिटीजन हैं उनके ऊपर फायर किया जाए. अब इस ऑर्डर को डिसओबे करने के लिए लगभग 7000 लोग इकट्ठे हुए जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ वर देयर. और उन्होंने जो वहाँ का बास्टिल था जिसको प्रिजन या जेल भी बोला गया उसके ऊपर अटैक कर दिया. और वहाँ उन्होंने जो वेपन्स के लिए उसके ऊपर अटैक किया था मेनली कि उन्हें लगा था कि वहाँ उन्हें वेपन्स मिलेंगे, हथियार मिलेंगे और जिससे जो है फिर जो है काउंटर किया जा सकता है किंग के साथ. बट जब उसके ऊपर अटैक किया गया, बास्टिल के ऊपर अटैक किया गया, उस फोर्ट को तोड़ा गया तो वहाँ जो प्रिजनर थे, कैदी थे, उनको छुड़वा लिया गया. उनका जो नंबर था वो 7 था. 7 prisoners were there. Students, now see the incident of the chapters or we will discuss things here point to point. Students, now we are on page number 4 of your NCERT book. अब यहाँ से जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन फॉर्म में भी होंगी और वो आपकी NCERT फॉर्म में भी होंगी. द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इफ द क्वेश्चन इज what are the causes of French Revolution, then these points you have to mention in your question or in your answer. So look at there. The causes of French Revolution या फिर सिचुएशन या जो सिनेरियो था वहाँ सोसाइटी का वो किस तरीके से था. On the screen we are able to see the French society was divided into 3 parts. ये फिगर 2 है आपकी बुक के अंदर. जो फ्रेंच सोसाइटी है वो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के अंदर डिवाइडेड थी. अब जो फर्स्ट स्टेट के अंदर थे वो कलर्जी थे, यानी जो पादरी जिनको बोलते हैं, जो चर्च को देखते थे. और दूसरे थे नोबल्टी, जो राजा के आसपास के लोग थे. और थर्ड ग्रुप के अंदर जो मेंबर थे वो बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस पीजेंट्स और सर्वेंट्स. These were the people. Let's see what was the society. The French society during the late 18th century. It's the first point in your book. French society during the late 18th century. Students, जो French society थी, peasants formed 90% of the population, but about 60% of land owned by the noble, church and others. यानी जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें 90% लोग कौन थे? पीजेंट्स थे. 90% लोग कौन थे? पीजेंट्स थे. 90% लोगों के पास लैंड कितना था? 40% था. कितने परसेंट लैंड था? 40% लैंड था. अब जो रेस्ट ऑफ द 60% लैंड था वो किसके पास था? वो चर्च के पास था और दूसरे जो रिच मेंबर थे उनके पास था. यानी 10% लोगों के पास 60% लैंड वहाँ था. स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट, इन द 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स. एज आई टोल्ड यू इन वेरी स्टार्ट कि वो 3 हिस्सों में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में डिवाइडेड थी. थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट्स कलर्जी एंड नोबिलिटी एंड एंजॉय द प्रिविलेजेस बाय बर्थ. यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे दे वर एंजॉयिंग द ऑल राइट्स बाय बर्थ. और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको क्या पे करना पड़ता? टैक्सेस दे हैव टू पे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. यानी उनको टैक्स पे करना पड़ता था थर्ड स्टेट वालों को, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था.
ऑल द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, यानी स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था। विच इंक्लूडिंग डायरेक्ट टैक्स, दो तरह के टैक्स थे। डायरेक्ट टैक्स जिसको टाइल बोला गया है, द नंबर ऑफ अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस वर देयर, और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी उसके ऊपर लगते थे। विच लिव्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शंस लाइक साल्ट, टोबैको, यानी नमक के ऊपर, तंबाकू के ऊपर भी टैक्सेस उसमें लगते थे। द चर्च ऑल्सो कलेक्टेड टैक्स कॉल्ड टाइथ, एक टाइल जो डायरेक्ट टैक्स था, टाइथ, यानी अगर आप चर्च के अंदर जाना चाहते हो तो फिर उसके लिए भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। Thus the burden of the financial activities of the states through the taxes was borne by the third state, and this was the cause of growing discontent among them. Discontent. अब क्या है, इतनी सारी चीजें हमने देख ली। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट enjoying all the rights, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग हैं they have to pay the taxes। अब लैंड भी ज़्यादा किसके पास है, 10% लोगों के पास 60% लैंड है, और जो आपके 90% पीपल हैं उनके पास 40% लैंड है। तो देयर वर द डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। एक कोज तो आपका ये हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज डेप्लेटिंग रिसोर्सेज। दिस इज ऑल्सो मैंशनड इन योर बुक। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ये भी उसी के पार्ट के अंदर है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, उसी के अंदर इसमें मेंशन कर रखा है। देयर आर द अदर मैनी थिंग्स ऑल्सो, कि जो लुई 16 है वो 1774 के अंदर कहाँ के किंग बन गए थे, फ्रांस के किंग बन गए थे एट द एज ऑफ 20। उस टाइम पे कितनी एज के थे वो, 20 एज के थे। उनकी जो मैरिज हुई थी मैरी अंतोनिया के साथ हुई थी, जो कहाँ की रहने वाली थी, ऑस्ट्रिया की, और वी कैन से दैट शी वाज द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया। एंड there are many other regions also as the mentioned here also, check once you can। in 1774 लुई 16 क्या बन गए, किंग बन गए, एंड ही वाज बिलोंग्स टू बर्बन फैमिली। और जो है उससे पहले लुई 15 भी रहे हैं, 13 भी रहे हैं, और अगर आप 10th क्लास में आप पढ़ोगे कि लुई 18 भी रहे हैं। देयर आर द मैनी अदर रीजन्स ऑल्सो। A long year of war had drained the financial resources of France. Louis XVI had helped 13 American colonies to gain their independence from Britain. अब अमेरिका के 13 colonies थे। There was 13 colonies of America जो किसके अंडर थे, ब्रिटेन के अंडर थे। अब उन colonies को फ्रीडम दिलवाने में, आज़ाद करवाने में किसका रोल था, फ्रांस का रोल था। और वहाँ उनको कर्ज दिया था उन्होंने, और बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ भी उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द पैलेस वर्साई वॉज द इमेंस, यानी जो वर्साई का महल था उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्च उन्होंने कर दिया था, यानी फिजूल खर्ची हम उसको बोल सकते हैं। टैक्सेस भी उन्होंने बढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो द टैक्सेस वर फर्दर इंक्रीज टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज मेंटेनिंग द आर्मी कोर्ट एंड रनिंग द गवर्नमेंट ऑफिस एंड द यूनिवर्सिटीज। दिस फर्दर लेड द डिसकंटेनमेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स। ये कुछ रीजन थे या कुछ वजह थी जिसकी वजह से थर्ड स्टेट के लोग उनसे दूर जा रहे थे। There is 1.1 figure in your book, struggle to survive, यानी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। किस तरीके से? द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज अबाउट 23 मिलियन इन 1715। तो वे 23 मिलियन से 28 मिलियन तक चली गई। कब? 1789 के अंदर। अगर हम इस गैप की बात करें तो लगभग 50 लाख पॉपुलेशन जो है वहाँ बढ़ गई थी। अब जिस तेज़ी के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस तेज़ी के साथ रिसोर्सेज कम हो रहे थे। इस वजह से भी लोगों में नाराज़गी देखी गई। द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन इंक्रीज
लीडिंग टू एंड द इमेंस इन देयर प्राइसेस। तो जो है फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ गई, गुड्स के रेट इंक्रीज हो गए थे, प्राइस ऑफ ब्रेड स्टेपल फूड्स रोज एट एन अलार्मिक रेट, बहुत ज़्यादा रेट या हाई रेट के ऊपर वो चले गए थे। And the things became was whenever the drought and the hailstorm reduced the agricultural output। जब फ्लड आया उस टाइम पे और भी ज़्यादा सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होगी। द कॉमन मैन वॉज कॉन्स्टेंटली फेसिंग सबसिस्टेंस क्राइसिस एज हिज बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड वॉज इंडेंजर्ड। तो इस तरीके से जो है लाइफ यानी जीने के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा था। इट वॉज स्ट्रगल टू सर्वाइव। Students, today we discuss your page number 354 and it was all over about this lecture. Thank you. Have a nice day.